द फाइनल कॉल की एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये स्टोरी अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो रही है और इसी के साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्निंग एंड ट्विस्ट भी आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है, एपिसोड 1 ज़रूर देखें, उसके बाद ही एपिसोड 2 देखनेंगे। बिकॉज अगर आप एपिसोड 1 नहीं देखते हो तो आपको कैरेक्टर क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। तो स्टोरी को एक्सप्लेन करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 2 पे स्टार्टिंग में हमें प्लेन को दिखाया गया है जो कि अपनी काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच चुका होता है कि तभी एक कॉल आता है। ये कॉल बाहर बैठे एयर अटेंडेंट्स के लिए होता है, तो इसे परिणीति उठाती है। उठाते ही उसे पता चलता है कि ऑपरेटर्स ने कॉल किया है और वो पूछ रहे हैं कि अभी तक कॉकपिट से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा। जिस पर वो बताती कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग से ही हमारे कैप्टन करण काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। तो सभी ऑपरेटर्स कहते हैं कि जल्द से जल्द कैप्टन जो को कॉल दिया जाए और वो कहती कि ओके। परिणीता पहुंचती है और डोर नॉक करती है। परिणीता कहती है कि हेलो जो सर, आपके लिए कॉल है। फाइनली जो उठता है और पूछता है क्या हुआ, जिस पर वो बताती कि ऑपरेटर्स ने आपको कॉल किया है। ऑपरेटर्स सिचुएशन को बताते हैं कि प्लेन में कैप्टन अभिमन्यु की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से करण का भी माइक ऑफ आ रहा है और हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द जाके वहाँ पर मोर्चा संभालिए और जल्द से जल्द पहुँचिए। अब यहाँ पे एटीसी का ऑर्डर था, जिस पर वो गुस्सा होकर परिणीता को कहता है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। अब कोई बात नहीं, अब तुम बाहर जा सकती हो, मैं अपने कपड़े पहन कर आता हूँ और कॉकपिट में एंटर करने की कोशिश करता हूँ। परिणीता कहती कि मैं क्या कॉफ़ी चेंज कर दूँ, इस पर वो कहता है नहीं, कॉफ़ी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली उसी कॉफ़ी को पी लेता है, जिसकी वजह से उसका गला चोक कर जाता है। सीन पास्ट की तरफ मुड़ता है जहाँ पे एक बच्चा सो रहा होता है और उसे एक सोल दिखती है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बाहर उठकर अपने फादर को चिल्लाने लगता है कि तभी उसके फादर आते हैं वहाँ पर। और इस कोई और नहीं, वी कृष्ण मूर्ति हैं। कृष्ण मूर्ति का बड़ा बेटा कृष्ण, अब उसके पास भी ये पावर आ चुकी थी कि वो सोल्स को देख सकता था। जहाँ पे उसके फादर समझाते हैं ये एक दरवाजे की तरह है, तुम दरवाजे के इस तरफ खड़े हो इसलिए तुम्हें लगता है कि वो डरावने हैं और दरवाजे के उस पार वो खड़े हैं। एक दिन तुम भी उस दरवाजे के उस पार खड़े होगे और तुम्हें भी कोई देख पा रहा होगा, इसलिए डरो मत। ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइमलाइन में दिखाया गया है, जहाँ पे वी कृष्ण मूर्ति उस बुक को लिख रहे होते हैं और अपना कुंडली बना रहे होते हैं, यानी पंचांग। खैर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ दिखाया गया कैप्टन करण को, जो कि वो जो कैप्सूल्स गिर गए होते हैं उन्हें कैसे भी करके ढूंढते हैं वो, और थोड़ा सा परेशान होते हैं। दूसरी तरफ वो देखते हैं कभी मैं कैप्टन अभिमन्यु की तरफ और कहते हैं कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। कैप्टन करण एक बटन प्रेस करते हैं और वो अब बुला रहे होते हैं जो को, लेकिन जो अभी भी उस कॉल को रिसीव नहीं करता। अब इस बात से थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं क्योंकि जो ने उस कॉफ़ी को पी लिया था और वो डेड हो गया था, ये बात कैप्टन करण को अभी तक नहीं पता थी। एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और सिद्धार्थ की तरफ मुड़ता है, जहाँ पे सिद्धार्थ अपने मोबाइल में घुसा हुआ होता है। तभी उस पर एयर फ्लाइट अटेंडेंट आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, जिसे परी देख लेती है और कहती है कि ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। जिस पर वो कहती है कि अगर आप चाहो तो आपकी बीवी के लिए मैं काफ़ी सुंदर सुंदर जेवर दिखा सकती हूँ, जो कि आपको यहीं पे बैठे बैठे मिल जाएंगे और आप तोहफे के रूप में पैक करवा सकते हो। जिस पर सिद्धार्थ हाँ कर देता है। अब सिद्धार्थ का एक फ्लैशबैक दिखाया गया है, जहाँ पे वो मूर्ति से बात करता है और वो बताता है कि उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि वो किसी भी बंदे का झूठ पकड़ लेता है। तभी उसे कॉल आता है ठाकुर का, जो कि उसे बाहर की तरफ बुला रहा होता है, जिस पर वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब वो कह रहेगा कि वो झूठ बोलेगा तब वो एक सिप लेगा वाइन की, तो तुम समझ जाना कि ठाकुर झूठ बोल रहा है। करने के दौरान पता चलता है कि ठाकुर भी उसके लिए ही काम करता है, लेकिन अदर कंपनीज के थ्रू। अभी तक वही सब मीडियाज़ को हैंडल करता था, लेकिन अब वो चाहता है कि यानी कि सिद्धार्थ अब खुद ही हैंडल करेगा मीडिया को, ऐसा मूर्ति बताता है। फाइनली वो एक सिप लेता है, जिससे हमें समझ में आता है कि ठाकुर उससे झूठ कह रहा होता है। अब ठाकुर के सामने वो और लंबी लंबी फेंकने लगता है, जिससे सिद्धार्थ उसे पकड़ लेता है। फाइनली मूर्ति कुछ नहीं बोलता, बस किनारे खड़े होकर मज़े लेता है। एक आखिरी सिप लेता है हमारा सिद्धार्थ, जिस पर मूर्ति कहता है वो तुमने आखिरी सिप क्यों लिया, जिस पर वो बताता है वो मेरे झूठ के लिए था। दूसरी तरफ हमें उसी फ्लाइट अटेंडेंट को दिखाया गया है, जो कि उनसे सभी गहने निकालती है और परिणीता को कहती है कि क्या तुम मुझे डिस्टॉक करना बंद करोगी, जिस पर वो बताती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
उनके लिए ऐसी चीज़ों का कोई मोल नहीं। फाइनली सिद्धार्थ को दिखाया गया है जहाँ पे उसकी बीवी उससे मिलने के लिए आती है और उसे सहानुभूति दे रही होती है। सिद्धार्थ कहता है कि ठीक है और एक और वाइन बनाकर वो एक सिप लेता है। फाइनली वो उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या कोई और चीज़ें हैं, तो उस पर बताता है कि नहीं, मेरी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है सिद्धार्थ, मैं वैसे भी सिर्फ बच्चों की फ़ीस और बाकी चीज़ों की टेंशन ले रही हूँ, इसकी वजह से ही मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ और डाइवोर्स लेना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके बाद सिद्धार्थ एक और वाइन सिप लेता है जिससे कंफर्म होता है कि उसकी वाइफ अभी भी झूठ कह रही है, उसका एक अफेयर चल रहा है जिसकी वजह से वो सिद्धार्थ से डिवोर्स लेना चाहती है। फाइनली सिद्धार्थ का एक क्वेश्चन होता है क्या तुम मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करती हो, जिस पर वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे और मेरे काम के बीच में मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, जिसकी वजह से वो डाइवोर्स लेती है और यहाँ पे मूर्ति समझता है कि वो झूठ कह रही है। फाइनली वहाँ पे वो फ्लाइट अटेंडेंट काफ़ी सारे ज्वेलरीज लेकर आती है जिसे वो दिखाती है हमारे को। सिद्धार्थ उसको कहता है कि ये लो मेरा कार्ड और ये सारे के सारे पैक कर दो, क्योंकि वो इसे ले जाना चाहता है और वो कुछ देर तक सोच में पड़ा होता है। फाइनली अब सीन टर्न होता है सारा और ध्रुव की तरफ, जहाँ पे वो बातें करते हैं और ध्रुव उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ है, जिस पर वो बताती कि हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका बर्ताव काफ़ी कुछ समय से अलग चल रहा है। दूसरी तरफ कृष्णमूर्ति अभी भी वो कुंडली बना ही रहे होते हैं जिसका सारा नज़र डालती है, वो अभी भी थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है और सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया पनीता को जो कि गेट को नॉक करती है एक बार फिर से, लेकिन कोई भी जो की तरफ से जवाब नहीं आता। उसे एक बार और कॉल आता है ऑपरेटर्स की तरफ से जिसे वो पिक करती है। अब इस बार एक और मेल कर वहाँ पे अटेंडेंट था जिस पर वो दोनों बात का सुनते हैं, जहाँ पे ऑपरेटर्स कहते हैं कि 502 फ्लाइट के जो कैप्टन है वो उनसे बात कराओ, लेकिन जो अब बात नहीं कर सकता था कि इस बात के बारे में पनीता बताती है। अब इस चीज़ को कैप्टन करण भी सुन पा रहे होते हैं क्योंकि उनका वाला माइक ऑन होता है लेकिन सिर्फ स्पीकर ऑन नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी आवाज़ को नहीं पहुंचा सकते थे। वो दिखाया गया जो कि वो बताती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है और अभी सब कुछ सही चल रहा है, जिस पर पता चलता है कि कोड 22, 23 एंड 30 को लॉन्च कर दिया जाएगा अगर 10 मिनट में उसे वो रिपोर्ट नहीं मिलती। एक्चुअल में रिपोर्ट ये थी कि जो और बाकी अदर कैप्टन्स जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में तुम्हें जल्द से जल्द जाकर है कि काफ़ी लंबे समय से कैप्टन करण अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि उनके कॉकपिट में काफ़ी गड़बड़ चल रही है और वो अभिमन्यु सर को भी बोल नहीं रहे हैं कुछ, क्योंकि अभिमन्यु अभी तक मैं बोल सुन लेता, लेकिन कैप्टन करण ये सारी बातें सुनते हैं और परिणय को कुछ नहीं कहते। जिसके बाद वहाँ की मैम कहती है कि तुरंत इस चीज़ की जल्द से जल्द गोपनीयता रूप से जांच की जाए और 10 मिनट के अंदर मुझे रिपोर्ट देती जाए। फाइनली वहाँ पे वो मेल अटेंडेंट आता है और कहता है कि अगर 22 और 23, 30 अगर लॉन्च होता है इसका मतलब आतंकवादी गतिविधियाँ या फ्लाइट क्रैश होने की आ सकती है, इससे हमारी मौत भी हो सकती है। जिस पर प्रणीता उसे शांत करते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा ब्रांड। एक्चुअल में इस मेल अटेंडेंट का नाम ब्रांड होता है। फाइनली पनीता कुछ टेंस्ड होती है और हमें एक बंदे का सीन दिखाया गया है। इस बंदे का नाम जयकृत बताया गया है और ये क्रिमिनल है। फाइनली यहाँ पे जयकृत पूजा में बैठा होता है जहाँ पे उसका एक दोस्त आकर उसे बताता है कि तुम्हें पुलिस पकड़ने के लिए आ रही है। इस बात को सुनकर वो जल्द से जल्द कपड़ा पहनकर अपने रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है कि तभी वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होता है। जब वो बाहर की तरफ निकलता है तो उसकी नज़र जाती है हमारे वी कृष्णमूर्ति पर, क्योंकि वी कृष्णमूर्ति ने उसे बताया था कि तुम जेल कभी नहीं जाओगे। अभी इस बात को सुनकर वो थोड़ा टेंस्ड होता है कि इतने बड़े पंडित का कहा हुआ गलत कैसे हो सकता है। तो फाइनली वकील उसे बताते हैं कि तुम पर सरकारी वकीलों ने काफ़ी बड़े बड़े मुकदमे दायर किए हैं जो कि तुम पर लगाए गए झूठे हो सकते हैं। फाइनली वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे अपना फ़ोन दो, और वो वकील का फ़ोन लेकर अब वी कृष्णमूर्ति से बात करता है, जहाँ पे वी कृष्णमूर्ति बताता है कि तुम जेल नहीं जाओगे। जिस पर वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम पंडिताई करने के लायक नहीं बचोगे। फाइनली उसे एक सज़ा सुना दी जाती है और अब उसे जेल लेकर जाया जाता है। लेकिन जब वो वैन में अंदर बैठा होता है तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हमें दिखाया गया है वी कृष्णमूर्ति की जो कि कहता है तुम जेल नहीं जाओगे, और अब वो फ्लाइट में बैठा है। यानी जयकृत की यही स्टोरी बैक स्टोरी अभी तक दिखाई गई है और वी कृष्णमूर्ति भी उसी सेम फ्लाइट पर बैठा है। ये भी कुंडलियाँ बना रहा होता है, जहाँ पे सायरा उसे कहती है जिज्ञासा के साथ कि क्या आप मुझे बता सकते कि मैं अपना बुक लिख पाऊंगी या नहीं। जिस पर वी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ।
जिस पर उसके डेट पूछते हैं और ध्रुव ये डेट सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है और वो बताते कि हाँ तुम अपनी बुक लिख पाओगे। जिसके उत्साह के साथ वो पूछती क्या मैं इसे पब्लिश कर पाऊंगी, जिस पर कृष्णमूर्ति बताते कि नहीं, इसे तुम कभी पब्लिश नहीं कर पाओगी। फाइनली यहाँ पर वो बताता है कि हमारे सामने कई सारी रुकावटें आती हैं और हम सभी एक अंक से घिरे हुए हैं, तो कि मेरा बिलीव भी इसमें बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे वो उसे अध्यात्म नंबर 7 का बताता है कि जो आज तारीख है वो 7 तारीख है, 7वां महीना और 2014 चल रहा है। फाइनली ऐसे ही वो बहुत सारी चीज़ें बताता है और सीन शिफ्ट होता है वी कृष्णमूर्ति और उसके बेटे पर, जहाँ पे वी कृष्णमूर्ति उसे बताता है कि कभी इन दरवाज़ों के आस पार तुम भी खड़े रहोगे और ये चक्र जब तक नहीं थमेगा जब तक ये दुनिया तबाह नहीं हो जाती। फाइनली उसका फादर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे कई सारी आत्माओं को दिखाया गया है और प्लेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है नहीं प्रेजेंट टाइम पे। अटेंडेंट काफ़ी ज़्यादा उसे परेशान करती है, जिसे सिद्धार्थ उठकर चला जाता है और फ्लाइट अटेंडेंट को ये बात समझ में नहीं आती। फ्लैप से वी कृष्णमूर्ति के ऊपर उसका ध्यान जाता है क्योंकि वी कृष्णमूर्ति अभी भी वही बुक या फिर वो कुंडली बना रहा होता है, जिसे सिद्धार्थ देख लेता है और उसके पीछे वाली सीट पर ही जाकर बैठ जाता है तो मूर्ति की बातों को सुन सके। सीन शिफ्ट होता है अब परिणीता को दिखाया गया जो कि जो के रूम में जाकर चिल्लाती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देने पर दूसरी तरफ से कैप्टन करण आते हैं और बताते हैं कि संपर्क नहीं हो पा रहा। फाइनली संपर्क ना हो पाने का कारण ये था कि जो मर चुका है और इस बात का पता कैप्टन करण को चल जाता है। कैप्टन करण थोड़ा सा घबरा जाते हैं और वो अपने पुराने वाले फ्लैशबैक्स को याद करने लगते हैं। फिर टेंस होती है इसलिए वो कॉकपिट में झांक कर देखने की कोशिश करती है कि उतने में ही करण उसे देख लेता है और वो कहता है रूल नंबर 65 तुम्हें जहाँ तक याद होगा, जिसपे कॉकपिट अगर हमारा पायलट छोड़ता है तो उसे नहीं देखा जा सकता। फाइनली परिणीता कहती है कि वो ठीक है वॉशरूम जा रही है और उस कहता है कि जो को आराम करने दो, वो फ्लाइट को आराम से खुद ही हैंडल कर लेगा। फाइनली वो जो का कमरा जो है उसे लॉक कर देता है जिसे परिणीता भी ना खोल पाए। ने आखिरकार वो सब कुछ देख ही लिया था, इसलिए वो बाथरूम में जाके उल्टियाँ करती है और वो सोचने लगती कैप्टन अभिमन्यु इस दुनिया में नहीं रहे। हो सकता है इसमें कैप्टन करण की गलती हो और कैप्टन करण भी थोड़ा सा दुखी होते हैं और अपने पुराने वाले इंसिडेंट को लेकर वो थोड़ा सा सदमे में जाते हैं। इसीलिए वो कैप्सूल खाने की कोशिश करते हैं और जिससे वो अपनी उस लाश को देख सकें। एक उनका एक विजुअलाइजेशन है, मतलब उन्होंने सिर्फ सदमे में जाकर ये सपने देखे हैं और यहाँ पर वो थोड़ा सा दुखी होते हैं और वो 502 यानी कि वहाँ के ऑपरेटर से बात करने की कोशिश करते हैं और ये एक कनेक्शन जुड़ जाता है। फाइनली यहाँ पे वो कनेक्शन जुड़ने के बाद ATC उससे पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, जिसके अभिमन्यु ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे इन दोनों का संपर्क हो चुका था, लेकिन हमें पता है कि कैप्टन करण की ये सारी गलतियाँ हैं, जिसके बाद वो बताता है कि उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन उसने गलती से वही पॉइजन वाली गोलियाँ खुद खा ली जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये दुर्घटना टल चुकी है और अब प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है। फाइनली से वो राहत की सांस लेता है और इधर ये सभी लोग सोच में पड़े होते हैं, लेकिन हमारे किरण को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। फाइनली कैप्टन करण बोलता है जाकर उन सभी प्लेन अटेंडेंट्स के सामने कि उसके ऊपर अभिमन्यु ने अटैक किया और प्लेन हाईजैक करने की भी कोशिश की थी, इसलिए अब से वो खतरा टल चुका है, तो आप लोग घबराइए मत। और परिणीता लेकिन इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि स्टार्टिंग से ही तो कैप्टन करण अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं और अभिमन्यु की मौत एक हादसा है हो सकता है या फिर एक प्लान्ड मर्डर हो सकता है। फाइनली यहाँ पे कैप्टन करण काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। वी कृष्णमूर्ति की तरफ मुड़ता है जहाँ पे वो बताता है कि हमारे सामने कई रुकावटें आती हैं, लेकिन उन रुकावटों से अगर हम डर गए तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये रुकावटें ही होती हैं जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। और सिद्धार्थ इन सभी बातों को सुन रहा होता है। इस हिसाब से वी कृष्णमूर्ति के बातों से लगभग एग्री करता है, इसीलिए वो काफ़ी गहराई से उस पर चिंतन करता है। फाइनली सारा बताती कि वो कभी ऐसा लगता है उसे कि कभी कभी वो चीज़ें नहीं कर पाएगी और सीन शिफ्ट होता है परिणीता पे कि वो ये सारी बात ऑपरेटर्स को बता देगी, इसलिए वो डायरेक्टली कॉल करती है वहाँ के ऑपरेटर से। वो ATC किरण को ये बता देती है कि सुबह से ही हमारे कैप्टन करण का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज सा लग रहा है, तो उसे लगता है कि अभिमन्यु ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि तभी वहाँ पे कैप्टन करण आते हैं और उस कॉल को कट करते हुए फ़ोन को पटक देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने उन्हें कुछ भी बताया या कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं इस प्लेन को पूरी तरह से हाईजैक करके डुबा दूंगा, जिसमें न तुम रहोगी न मैं रहूँगा। फाइनली इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा और भी टेंस हो जाती है। इसी किरण बोलती है कि ठीक है अब कैप्टन करण को रेडियो पर बात करने की इजाज़त दी जाए,
लेकिन यहाँ पे कैप्टन करन ने उसे बंद कर दिया था और अब एटीएस को बुलाने की बारी होती है। एटीएस मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जहाँ पे उसकी फाइल भी मंगाई जाती है, यानी कैप्टन करन की। अब इन सभी चीज़ों को लीड करने और बाकी चीज़ों को दिखाया गया, जहाँ पे उनकी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ था कैप्टन करन के, और कैप्टन करन इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। और हो सकता है अब कैप्टन करन अंदर से एक जानवर की तरह बाहर आ सके, उनके अंदर का ये गुस्सा। फाइनली अब वहाँ पर आ चुके थे एटीएस के मेन हेड केल, यानी कि ये के हेड हैं। फाइनली ये इसी केस को हैंडल करने वाले हैं। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसका पार्ट 3 मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। लोग को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।